आज का हमारा फोकस है 2025 के प्रमुख भारतीय सैन्य अभ्यास। इसे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस का मास्टर क्लास भी कह सकते हैं। एकदम। और जो भी लोग यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्हें बस इस बात में दिलचस्पी है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, उनके लिए तो ये विश्लेषण एक सोने की खान साबित होने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास जो ये डेटा है ना, वो साफ बताता है कि अगले साल हमारी सेनाएं दुनिया के किस कोने में, किसके साथ और क्यों पसीना बहाने वाली हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये अभ्यास केवल कुछ देशों का एक साथ आकर गोलियां चलाने या समुद्र में जहाज दौड़ाने का इवेंट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आज का लक्ष्य केवल तारीखें और स्थान रटना नहीं है। एक सैन्य अभ्यास के पीछे हमेशा बहुत गहरी कूटनीति काम कर रही होती है। रणनीति होती है। हाँ, जब भारत अपनी सेना को किसी दूसरे देश के साथ अभ्यास के लिए भेजता है या किसी को आमंत्रित करता है, तो वह विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा होता है। मतलब बिना कुछ बोले ताकत का प्रदर्शन। बिल्कुल, ये कूटनीति की एक मूक भाषा है। दोस्ती भी निभानी है और रणनीतिक विरोधियों को चेतावनी भी देनी है। तो शुरुआत करते हैं 2025 के इस पूरे रणनीतिक परिदृश्य से। डेटा देखकर एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम 2025 के पूरे कैलेंडर पर नजर डालें, तो थल सेना और नौसेना का एक बहुत बड़ा दबदबा नजर आता है। अच्छा। हाँ, पूरे साल के शेड्यूल में से 16 अभ्यास सिर्फ थल सेना के खाते में है, जो कि कुल अभ्यासीं व 44% बनता है। एकदम सही। और ठीक इसी तरह नौसेना के भी 16 अभ्यास निर्धारित हैं। यानी फिर से 44%। बिल्कुल। इन दोनों को मिला दें तो कुल अभ्यासों का 88% हिस्सा सिर्फ जमीन और पानी पर केंद्रित है। ये बहुत बड़ा नंबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वायुसेना और त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस अभ्यासों की संख्या बहुत कम है। केवल 2-2 अभ्यास हैं जो मात्र 6-6% का हिस्सा बनाते हैं। तो ये जो थल और नौसेना की तरफ झुकाव का इतना बड़ा अंतर है ना, इसके पीछे भारत की भौगोलिक वास्तविकताएं सबसे बड़ा कारण है। वो कैसे? 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य ध्यान थल और समुद्री सुरक्षा और साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी पर केंद्रित है। इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। हाँ, संकट के समय दो अलग-अलग सेनाएं एक साथ कितनी सहजता से काम कर सकती हैं, उनके संचार उपकरण कैसे जुड़ते हैं। अब भारत की जमीनी सीमाएं दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। पहाड़ है, रेगिस्तान है, जंगल है, इसीलिए थल सेना को लगातार अभ्यास करना पड़ता है। और समुद्री सुरक्षा का क्या? हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र एक अलग ही चुनौती पेश करता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग यहीं से गुजरता है। समुद्री डकैती या शत्रु पनडुब्बियों के खतरे से निपटने के लिए नौसेना को हमेशा गश्त पर रहना होता है। सही बात है। इसी परिदृश्य में एक और कोण नजर आता है, घरेलू और बहुपक्षीय अभ्यासों का अंतर। नोट्स में नौसेना के सबसे बड़े घरेलू अभ्यास ट्रोपैक्स का जिक्र है। यह अभ्यास जनवरी से शुरू होकर मार्च तक हिंद महासागर में चलने वाला है। 3 महीने का विशाल अभ्यास। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद मार्च में ही अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में प्रचंड प्रहार नाम का एक त्रिसेवा अभ्यास होने जा रहा है। अब देखिए, ये जो घरेलू अभ्यास होते हैं ना, ये किसी भी सेना की रीढ़ होते हैं। मतलब अपनी ही कमियों को पहचानने का तरीका। उद्देश्य ये परखना है कि युद्ध की स्थिति में नौसेना की पूरी फ्लीट कितनी जल्दी हरकत में आ सकती है। विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां, सब कुछ। और प्रचंड प्रहार? उसका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होना एक रणनीतिक कदम है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर काम करेंगे। ये सीमा पार एक कड़ा संदेश भेजता है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। हाँ, इसके उलट जो बहुपक्षीय अभ्यास होते हैं, वे भारत को दुनिया के सामने एक वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा करते हैं। वैश्विक शक्ति से याद आया, दुनिया के नक्शे पर क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बहुत ही प्रभावशाली नजर आता है। बिल्कुल। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लिस्ट है वो किसी का भी ध्यान खींच सकती है। अमेरिका के साथ भारत अप्रैल में विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रायम्फ कर रहा है, जो कि एक बड़ा त्रिसेवा अभ्यास है। हाँ। और वायुसेना उत्तर प्रदेश के बागपत में टाइगर क्लॉ का आयोजन कर रही है। और जापान के साथ थल सेना धर्म गार्जियन कर रही है। नौसेना का जिमेक्स अभ्यास योकोसुका में है और चेन्नई में एक बड़ा तटरक्षक अभ्यास भी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्थ में ऑस्ट्रा हिंद और उत्तरी प्रशांत में नौसेना का ऑसिंडेक्स है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है
वो ये है कि ये सभी देश क्वाड समूह के स्तंभ हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन सब का बार बार साथ आना क्या दर्शाता है? यह इस बात का प्रमाण है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई एक देश इस समुद्री क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित न कर सके। मतलब शक्ति संतुलन। इसी रणनीति की एक अहम कड़ी बहुपक्षीय महाअभ्यास मालाबार 2025 भी है। हाँ, जो नवंबर में होने वाला है। और इस बार इसकी लोकेशन बहुत खास है। यह अमेरिका के गुआम में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास का भी उल्लेख है। गुआम का चुनाव बहुत गहरी कूटनीतिक समझ का हिस्सा है। वो कैसे? गुआम प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है और अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। जब भारतीय नौसेना वहां तक पहुंचती है और इन बड़े देशों के साथ मालाबार का हिस्सा बनती है, तो यह इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन का बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है। बिल्कुल, सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करना और आक्रामकता को रोकना। अब इस बड़ी वैश्विक बिसात से थोड़ा पीछे हटकर भारत के एकदम आसपास के क्षेत्र पर नजर डालते हैं। पड़ोसी देशों पर? हाँ, यहाँ भारत की पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देती हैं। श्रीलंका के साथ नौसेना का स्लीनेक्स अभ्यास कोलंबो में और थल सेना का मित्र शक्ति बेलगावी में निर्धारित है। और नेपाल के साथ? नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास पिथौरागढ़ के पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। मालदीव के साथ दिसंबर में तिरुवनंतपुरम में एक्यूवेरियन अभ्यास होने वाला है। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत अब इस उपमहाद्वीप में केवल एक बड़ा देश नहीं है। तो क्या है? भारत एक सुरक्षा प्रदाता या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आ चुका है। छोटे पड़ोसी देशों की सेनाओं को आधुनिक बनाना। हाँ, और उनके साथ आपसी विश्वास कायम करना। इसका बड़ा मकसद ये है कि ये पड़ोसी देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी तीसरी बाहरी ताकत पर निर्भर ना हो। क्षेत्र की स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। एकदम। और ये दायरा केवल पड़ोस तक सीमित नहीं है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भारत का कदम बहुत मजबूत है। आसियान देशों के साथ सैन्य संबंधों की सूची लंबी है। हाँ, सिंगापुर के साथ नौसेना सिम्बेक्स कर रही है और उनकी थल सेना के साथ जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र हो रहा है, और इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति हिमाचल प्रदेश में। हाँ, और विशाखापट्टनम में समुद्र शक्ति का आयोजन है। वहीं वियतनाम के हनोई में विनबैक्स और मलेशिया के साथ राजस्थान में हरिमाऊ शक्ति का अभ्यास है। आसियान देशों के साथ इस जुड़ाव के पीछे व्यापार और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। मलक्का छलडमरू की वजह से। बिल्कुल। मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है जहां से भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक हिस्सा गुजरता है। यह एक जीवन रेखा है। तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ अभ्यास करके भारत ये सुनिश्चित करता है कि इन मार्गों पर आवाजाही बिना रुकावट चलती रहे। हाँ, ये केवल सैन्य कूटनीति नहीं बल्कि आर्थिक हितों की रक्षा भी है। आर्थिक हितों के बाद अब बात करते हैं ग्लोबल रीच यानी वैश्विक कूटनीतिक पहुंच की। दस्तावेजों का यह हिस्सा वाकई चौंकाता है। कैसे? एक ही समय में भारत अलग अलग गुटों के साथ अभ्यास कर रहा है। फ्रांस के साथ वायुसेना का गरुड़, नौसेना का वरुण और थल सेना का शक्ति अभ्यास चल रहा है। ब्रिटेन के साथ भी अभ्यास है। हाँ, राजस्थान में अजय वॉरियर और अरब सागर में कोंकण। ग्रीस के साथ भी पैसिक्स अभ्यास की योजना है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल। भारत किसी एक गुट का हिस्सा बने बिना अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहा है। पश्चिमी देशों के साथ अभ्यास का क्या फायदा है? इससे भारतीय सेनाओं को नेटो स्तर की युद्ध तकनीकों और उन्नत संचार प्रणालियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। लेकिन भारत अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं भूला है। रूस के साथ इंद्र अभ्यास। हाँ, थल सेना राजस्थान में और नौसेना चेन्नई तथा बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा मध्य एशिया में किर्गिस्तान के साथ खंजर और उज्बेकिस्तान के साथ पुणे में डस्टिगलिक अभ्यास हो रहा है। मध्य एशिया का क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ अभ्यास का फोकस क्या होता है? मुख्य रूप से आतंकवादी विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध कौशल पर। यह वहां स्थिरता को मजबूत करता है। और भारत की पहुंच मध्य पूर्व और अफ्रीका तक भी है। मिस्र के साथ राजस्थान में साइक्लोन अभ्यास और तंजानिया में एकेमी नाम का नौसैन्य अभ्यास। मिस्र की भौगोलिक स्थिति स्वेज नहर के कारण बेहद अहम है।
वहां स्थिरता भारत के सीधे हित में है। और तंजानिया के साथ समुद्री अभ्यास? ये पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती रोकने और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए है। भारत वैश्विक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा रहा है। इस पूरी चर्चा ने नजरिया काफी साफ कर दिया है, लेकिन जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतने सारे नाम याद रखना एक चुनौती है। बिल्कुल। इसलिए हमारे पास कुछ मास्टर ट्रिक्स और एग्जाम चीट शीट हैं जो इस डेटा को दिमाग में लॉक कर देंगी। हाँ, पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। रटने के बजाय जानकारी के भीतर छुपे लॉजिक को पकड़ना चाहिए। तो पहली ट्रिक है शक्ति शब्द का रहस्य। ये बहुत मजेदार है। अगर अभ्यास के नाम में मित्र शक्ति है तो भारत का मित्र पड़ोसी कौन है? श्रीलंका। तो ये श्रीलंका के साथ है। सही। हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ है। और अगर गरु शक्ति या समुद्र शक्ति लिखा है तो जवाब इंडोनेशिया है। लेकिन इसमें एक कैच है जो छात्रों को याद रखना चाहिए। हाँ, अगर सवाल में सिर्फ और सिर्फ शक्ति लिखा है, आगे या पीछे कोई शब्द नहीं, तो वो फ्रांस की थल सेना के साथ होने वाला अभ्यास है। ये छोटी सी ट्रिक परीक्षा में पूरे अंक दिला सकती है। कई बार विकल्पों में सब नाम होते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरी ट्रिक है फ्रांस का त्रिकोणीय अभ्यास। इसे एक चित्र की तरह दिमाग में बिठा सकते हैं। बताइए कैसे? वायुसेना के अभ्यास का नाम है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी है जिसका संबंध आसमान से है। दूसरा है वरुण। माइथोलॉजी में वरुण जल के देवता हैं, तो ये नौसेना का अभ्यास हो गया। और शक्ति भूमि का प्रतीक है तो वो थल सेना का अभ्यास है। आसमान में गरुड़, पानी में वरुण और जमीन पर शक्ति। ये एसोसिएटिव मेमोरी का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इससे दिमागी मेहनत कम होती है। और आखिरी रूल सबसे सीधा है। रूल नंबर 3, इंद्र शब्द। INDRA? बिल्कुल। IND का मतलब इंडिया और RA का मतलब रशिया। तो ये भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शब्दों के भीतर अर्थ खोजना स्मार्ट स्टडी की निशानी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन मास्टर नोट्स का विश्लेषण बताता है कि यह केवल सैनिकों की लिस्ट नहीं है। हाँ, ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और रणनीतिक स्वायत्तता का ब्लूप्रिंट है। घरेलू सीमाओं से लेकर प्रशांत महासागर तक एक बहुत ही संतुलित लेकिन आक्रामक रणनीति पर काम हो रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? आज हमने देखा कि 2025 में 88% ध्यान थल और नौसेना के अभ्यासों पर है, जबकि वायुसेना और त्रिसेवा अभ्यास केवल 12% है। हाँ, ये हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या भविष्य के युद्ध केवल जमीन और पानी तक सीमित रहेंगे? साइबर और स्पेस का क्या होगा? वही, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन युद्ध और अंतरिक्ष तकनीक बढ़ रही हैं, क्या भारत को आने वाले वर्षों में स्पेस, साइबर और वायु रक्षा के संयुक्त अभ्यासों पर फोकस अचानक नहीं बढ़ाना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये बदलती युद्ध नीति का संकेत है या केवल इस साल की रणनीति? भविष्य के अदृश्य युद्धों की तैयारी शायद कहीं और चल रही हो। यह सवाल वाकई उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां भविष्य की चुनौतियां खड़ी हैं। इसी के साथ रैंकवीर SSC के आज के इस बेहद खास और गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे सभी की समझ को एक नया आयाम मिला होगा। नई चीजें सीखते रहें और हमेशा सवाल पूछते रहें कि जो हो रहा है उसके पीछे की असली वजह क्या है। जल्द ही एक और शानदार चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए विदा।